वेलकम बैक दोस्तों आज ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक और सप्लाई मेरे को भेजी है और साथ में उन्होंने ये मेरे को पूरा एक लेटर बना के भेजी है जिसमें उन्होंने बोला है कि ये 12 वोल्ट 20 एम्पियर की एसएमपीएस वो भेज रहे हैं मेरे को। और ये उन्होंने जो इसकी आईसी है उसके सारे पिनों को ट्रेस करके उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो साथ में लिख के भेजी है मेरे को। और इन्होंने बोला है कि इस आईसी का नंबर है LQ1216 जो कि इसमें पहले से फिट थी, आईसी लगी हुई थी, तो वो ये वाली आईसी है। लेकिन ये आईसी जो है मार्केट में मिल नहीं रही है। मैंने भी अपने यहाँ चेक किया लेकिन ये आईसी नहीं मिल रही है दोस्तों। अब नहीं मिल रही है तो हमारे पास वो तरीका है कि हम इस आईसी का, ये पिनों को हमने ट्रेस कर लिया है तो हम इसका इक्विवेलेंट आईसी दूसरा कोई ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ समस्या दोस्तों ये हो गई है कि ये जो इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है, इस पिन कॉन्फ़िगरेशन पे मुझे कोई दूसरी आईसी भी उसमें नहीं मिल रही है। तो इसलिए अब इसमें ओरिजिनल आईसी भी नहीं मिल रही, इसकी इक्विवेलेंट भी कोई हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लगेगा इसमें। तो अब समस्या ये है कि अब इस एसएमपीएस को कैसे ठीक किया जाए, चलिए देखते हैं। पहले तो ये एसएमपीएस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इसकी आउटपुट है, ये 12 वोल्ट और 20 एम्पियर की एसएमपीएस है। ये इसको मैंने खोल के रखा है। तो ये दोस्तों इसकी एसएमपीएस का बोर्ड है। आप देखेंगे यहाँ पर कि एक तो ये आईसी इसकी निकली हुई है, यहाँ कुछ ट्रांजिस्टर भी निकले हुए हैं और ये भी निकला हुआ है। ये सारे ट्रांजिस्टर निकाल रखे हैं, आईसी भी निकाली हुई है। लेकिन समस्या अब ये है कि आईसी तो हमारे पास है नहीं, तो ये ट्रांजिस्टर भी लगा के हम इसमें क्या करेंगे। अब जब भी दोस्तों कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि हमारे पास आईसी ही नहीं मिल रहा है, ओरिजिनल मिल नहीं रहा है और उसका इक्विवेलेंट हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा लगेगा, तो अब क्या करें। अब इस केस में अब हम क्या करें, इसको कैसे ठीक करें। तो आज दोस्तों हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या है कि हमारा जब इस तरफ का ये आईसी, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट वगैरह हमारे पास नहीं है या मिल नहीं रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो गया कि हमारा ये जो PWM सेक्शन है ये पूरी तरह से डेड हो चुका है, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट नहीं है। अब जब तक ये PWM सेक्शन काम नहीं करेगा तब तक इस ट्रांसफार्मर के अंदर स्विचिंग नहीं होगी। स्विचिंग नहीं होगी तो आउटपुट में हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो अब हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें किसी तरीके से इस ट्रांसफार्मर के अंदर में स्विचिंग करानी है। पिछली एक वीडियो में मैंने 5LO380R के बारे में आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आप वो लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये एसएमपीएस ज़्यादा पावर की है, ये 12 वोल्ट 20 एम्पियर की है, तो यानी ये 240 वाट की एसएमपीएस हो गई। तो इतनी हाई पावर के लिए हम 5LO380R को यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो 60 से 70 वाट तक की एसएमपीएस में काम करता है, उससे ऊपर की एसएमपीएस में वो लोड नहीं ले पाता है, तो उसको हम इसमें लगा नहीं सकते हैं। अब उसमें भी बहुत से दोस्त मेरे को ये कमेंट करते रहते हैं कि सर 5LO380 को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो मैं हर बार आपको यही बताता हूँ कि दोस्तों आप उसको 60 से 70 वाट तक की पावर सप्लाई में लगा सकते हैं। अब वो 60 से 70 वाट आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी सप्लाई कितने वाट की है। तो उसके लिए सबसे ईजी तरीका ये होता है कि आपकी सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज कितनी है वो तो आपको पता ही होगा, और वो कितने एम्पियर की सप्लाई है वो उसकी कवर पे, उसकी बॉडी पे कहीं ना कहीं लिखा होता है। तो मान लीजिए अगर आपकी सप्लाई 12 वोल्ट की है और वो 2 एम्पियर की है, तो आप वोल्टेज और जो करंट है, ये एम्पियर वाली जो रेटिंग है उसकी 2 एम्पियर, तो 12 वोल्ट को अगर आप 2 एम्पियर से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 24। तो यानी कि आपकी वो वाली सप्लाई जो है वो 24 वाट की है, तो उसमें आपके वो 5LO380R चल जाएगा। लेकिन वहीं अगर ये सप्लाई 12 वोल्ट और 10 एम्पियर की हो, तो 12 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 120 वाट की सप्लाई हो जाएगी। वोल्टेज को करंट से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसकी वॉटेज निकल आती है, पावर निकल आती है कि कितनी पावर की एसएमपीएस है। तो 12 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 वाट की आपकी एसएमपीएस हो जाएगी। अब उसमें आप 5LO380R नहीं लगा सकते क्योंकि वो 60 से 70 वाट तक ही सपोर्ट करता है।
तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी पावर सप्लाई कितने वॉट की है, उसमें वो 5LO380R लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम अपनी इस सप्लाई पे आते हैं। ये सप्लाई हमारी 12 वोल्ट की है और 20 एम्पियर की है। तो 12 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 वॉट की पावर सप्लाई है। इसमें 5LO380R नहीं लगेगा। तो अब इसमें हम क्या करें, इसको कैसे चालू करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि मार्केट में एक मॉड्यूल आता है, यूनिवर्सल स्विचिंग मॉड्यूल बोलते हैं इसको, और उसका नाम होता है 524 मॉड्यूल बोलते हैं इसको। ये चाइनीज़ मॉड्यूल होते हैं, 524 मॉड्यूल इसको बोलते हैं। 524 का मतलब है कि ये 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक की सप्लाई में आपको अच्छे से आउटपुट दे सकता है। इसके बीच की आप कोई भी वोल्टेज आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी वोल्टेज आउटपुट पे चाहिए, उतनी आप ले सकते हैं इससे। तो ये मॉड्यूल ऐसी सिचुएशन में बहुत काम आते हैं जबकि आपका ये पूरा PWM सेक्शन ही ख़त्म हो गया है, आपको कंपोनेंट नहीं मिल रहे या वो जल गया या कुछ भी हो गया उसमें। आप अगर इस PWM सेक्शन को रिपेयर करने में असमर्थ हैं, आपसे रिपेयर नहीं हो पा रहा है किसी भी सूरत में, तो आप इस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मॉड्यूल बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों लगाने में। ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसको कैसे लगाया जाता है और किस तरह से ये मॉड्यूल आपको मदद करता है ऐसी सिचुएशन में जब आपको कंपोनेंट ही नहीं मिल रहे हैं कोई भी। तो चलिए दोस्तों मैं ये मॉड्यूल के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए ये इस तरह का मॉड्यूल होता है और इसके साथ में अंदर एक ये हमें शीट भी मिलती है। और ये मॉड्यूल के बारे में पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या है। देखिए दोस्तों इसमें सिर्फ 4 तारें लगी हुई हैं, एक ब्लैक है, एक रेड है, एक येलो है और एक ब्लू वायर लगी हुई है इसमें। अब ये मॉड्यूल बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा PWM सेक्शन इसके अंदर बना रखा है। अगर आपकी सप्लाई का PWM सेक्शन पूरी तरह से डैमेज हो गया है तो इस मॉड्यूल को यूज़ करके आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक स्विचिंग IC भी लगी हुई है जो स्विचिंग करती है। उसके साथ साथ यहाँ मॉसफेट भी लगा हुआ है और मॉसफेट अच्छी पावर का दिया हुआ है, इसमें 8N60 मॉसफेट लगा हुआ है। उसके साथ साथ आपको यहाँ एक स्टार्टअप सेक्शन की रजिस्टर भी लगी हुई है। तो आपकी स्टार्टअप रजिस्टर से लेके और ये स्विचिंग और फिर मॉसफेट, उसके साथ में आपको यहाँ पर आप देखेंगे फीडबैक सर्किट भी यहीं बनाया हुआ है इसके अंदर ही। तो अगर आपकी SMPS में फीडबैक सर्किट ख़राब है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर फीडबैक सर्किट भी आपको मिल जाता है। और कई मेरे दोस्त मुझे ये बार बार बोलते हैं कि सर मेरी जो सप्लाई है इसके ट्रांसफार्मर के अंदर ऑक्सिलरी वाइंडिंग ही नहीं है, तो अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है तो मैं कैसे चलाऊं? तो उसका हल भी दोस्तों इस सर्किट में है। इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर ये लगा दिया है और ये ट्रांसफार्मर सिर्फ ऑक्सिलरी सप्लाई को बनाता है, यानी कि VCC सप्लाई ये बनाता है ये वाला ट्रांसफार्मर, और इसी सप्लाई से ये जो IC इसमें लगी हुई है इसको पावर मिलती है और ये काम करती है। तो अगर आपकी ओरिजिनल सप्लाई में VCC वाइंडिंग नहीं है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस मॉड्यूल के अंदर आपको ये VCC सप्लाई के लिए अलग से एक छोटा सा ये ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है जो VCC सप्लाई बनाता है और इस IC को देता है काम करने के लिए दोस्तों। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे इस मॉड्यूल के अंदर में आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं कि इसमें सबसे पहले एक आपको PWM ये IC लगाया हुआ है जो स्विचिंग कर रहा है यहाँ पर, उसके साथ साथ मॉसफेट भी इसके अंदर ही लगाया हुआ है। उसके साथ साथ आपको यहाँ स्टार्टअप रजिस्टर भी लगा के दी हुई है। फिर अगर आपका फीडबैक सर्किट ख़राब है तो पूरा फीडबैक सर्किट भी इसके अंदर बना हुआ है। और अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग आपके ट्रांसफार्मर में नहीं है तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक छोटा सा लगा के ऑक्सिलरी वाइंडिंग का भी प्रबंध किया गया है। तो लगभग ये मॉड्यूल पूरा का पूरा आपका जो PWM सेक्शन, फीडबैक सेक्शन, स्टार्टअप सेक्शन, ऑक्सिलरी सेक्शन सब कुछ इसके अंदर बना दिया है। तो अगर जो आपकी मेन सप्लाई है उसका अगर यहाँ इस मेन DC कैपेसिटर तक जो इनपुट लाइन है, इनपुट सेक्शन अगर ये ओके है आपका, उसके बाद अगर आपका ये ट्रांसफार्मर सही है और आउटपुट सेक्शन आपका सही है,
तो आप ये मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हो। ये जो पूरा यहाँ पर सर्किट बना हुआ है PWM सेक्शन का, वो सारा का सारा वो मॉड्यूल जो है संभाल लेगा। यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय एक स्नबर सर्किट के। स्नबर सर्किट के जो 3 कंपोनेंट होते हैं, डायोड, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, वो आपके यहाँ पर सही होने चाहिए, क्योंकि स्नबर सर्किट उस मॉड्यूल के अंदर नहीं बनाया गया है। तो आपका मेन इनपुट लाइन ठीक होनी चाहिए डीसी कैपेसिटर तक, एक स्नबर के तीनों कंपोनेंट आपके सही होने चाहिए, आपका ट्रांसफार्मर सही होना चाहिए, और आपका ये आउटपुट के जो डायोड लगे होते हैं ये सही होने चाहिए। फीडबैक सेक्शन अगर आपका ख़राब होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, PWM कोई ख़राब होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टअप रजिस्टर जल गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, VCC वाइंडिंग नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा ये मॉड्यूल जो है आपका ये हैंडल कर लेगा उसको। तो अब इसको लगाना कैसे है दोस्तों, मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके साथ में ये जो शीट हमें मिलती है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अब इस शीट में अगर आप देखेंगे तो ये आपका ये मॉड्यूल है जिसके अंदर से ये 4 तारें निकल रही हैं यहाँ से। ब्लैक वाली जो वायर है वो ये बता रहा है कि ये आपका जो मेन डीसी कैपेसिटर लगा है, जो 300 वोल्ट जहाँ पर आ रहे हैं, उसके ग्राउंड टर्मिनल पे आपकी ब्लैक वायर कनेक्ट हो जाएगी। और जो रेड वाली वायर है ये जा रही है आपका जो ट्रांसफार्मर है, एक तरफ से तो वो आपके डीसी कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ जो उसकी साइड है, जो दूसरी साइड है, वहाँ पर आपको इसकी रेड वायर को कनेक्ट कर देना है। यानी कि जो आपका जो पहले जो मॉसफेट लगा हुआ है उसका जो ड्रेन पिन है, मॉसफेट की जो ड्रेन पिन होती है वो सीधा इस ट्रांसफार्मर के इस टर्मिनल पे कनेक्ट होती है। तो मॉसफेट आप निकाल देंगे, ये एक लाइन काट दी है कि इस लाइन के आगे जो भी लगा है वो सब आपको हटा देना है, और ये रेड वाली जो वायर है इसको आपको यहाँ लगा देना है। तो ये सिर्फ ये 2 तारें लगाने से ही ये मॉड्यूल जो है स्विचिंग करना चालू कर देगा आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर। और ये आप देखेंगे ये स्नबर सर्किट यहाँ पर बना हुआ दिखाया है कि स्नबर सर्किट की ज़रूरत है, वो उस मॉड्यूल के अंदर नहीं बना हुआ है। तो इसमें हमें डायोड, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो है ये RCD स्नबर सर्किट यहाँ पर बना हुआ है, ये हमारा सही होना चाहिए बोर्ड में। अब ये तो प्राइमरी साइड के कनेक्शन हो गए, बस 2 ही कनेक्शन करने हैं। ब्लैक वाली को मेन कैपेसिटर के ग्राउंड पे लगा देना है, और रेड वाली को आपका जो ट्रांसफार्मर की जो स्विचिंग वाला टर्मिनल है, स्विचिंग वाली साइड का, जहाँ पर मॉसफेट की ड्रेन पिन होती है, वहाँ आपको रेड वायर कनेक्ट कर देनी है, और बाकी सारे कनेक्शन उस लाइन के आगे से काट देने हैं। सिर्फ स्नबर का कनेक्शन आपको छोड़ देना है। अब आ जाते हैं दोस्तों सेकेंडरी साइड पे। तो जो सेकेंडरी साइड है उसमें यहाँ से 2 तारें जा रही हैं, एक येलो और एक ब्लू। तो जो येलो वायर है उसको आपको पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है आउटपुट के, और जो ब्लू वायर है उसको आपको आउटपुट के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करना है दोस्तों। तो बस ये 4 कनेक्शन आपको करने हैं और आपकी पावर सप्लाई इससे चालू हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए इसको करके देखते हैं दोस्तों। तो इस सप्लाई को हम पलट लेते हैं पहले, और पहले हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। ये कुछ मार्किंग पहले से ही हो रखी है, देखिए ये आपका जो मेन कैपेसिटर है इसके प्लस और माइनस के टर्मिनल हैं। मेन डीसी कैपेसिटर जो है उसका प्लस और माइनस का ये टर्मिनल है दोस्तों। और इस तरफ अगर हम आउटपुट साइड में देखें तो ये हमारे कैपेसिटर लगे हैं, ये इसका नेगेटिव साइड ये अंदर की तरफ है, तो यानी कि ये साइड हमारी नेगेटिव है ये वाली, और ये प्लस वाली ये साइड है हमारी। आप देख पा रहे होंगे ये हमारी आउटपुट कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है दोस्तों। तो ये 2 ही टर्मिनल हमें आइडेंटिफाई करने हैं, और इनपुट साइड में हमें ट्रांसफार्मर की वो साइड आइडेंटिफाई करनी है जो स्विचिंग साइड है, स्विचिंग टर्मिनल है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, देखिए ये मॉसफेट या ट्रांजिस्टर का ये पोर्ट है जहाँ पर लगता है आउटपुट के लिए, जो स्विचिंग कराता है ट्रांसफार्मर को। तो अगर इसको हम देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक ट्रैक ये जा रहा है, ये आपके ट्रांसफार्मर के पॉइंट पे पहुँच रहा है। तो यानी कि ये जो टर्मिनल हो गया हमारा, यहाँ पर जो हमारा मॉड्यूल है उसकी जो रेड वायर हमने कनेक्ट करनी है वो यहाँ कनेक्ट होगी, जो कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का एक सिरा है। और उस प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा जो है दोस्तों, वो आपकी ये जो मेन कैपेसिटर है इसकी पॉजिटिव से जाके और यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो एक कनेक्शन ये है
और एक कनेक्शन आपका ये है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर कनेक्टेड है ये। तो यहाँ पर हमें रेड वायर कनेक्ट करनी है, ब्लैक वायर हम यहाँ कनेक्ट करेंगे जो हमारा मेन कैपेसिटर है उसकी नेगेटिव पॉइंट पे, और बाकी की जो आउटपुट साइड के कनेक्शन है वो ये नेगेटिव पॉइंट ये है, यहाँ पर हम ब्लू वाली वायर को कनेक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव कनेक्शन है यहाँ पर हम येलो को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमने दोस्तों मॉड्यूल ले लिया, इसको पीछे कर देता हूँ। अब मॉड्यूल लगाने से पहले आपको ये देखना है कि देखिए आप यहाँ पर आईसी भी हटा दिया गया है, ट्रांजिस्टर भी निकाल दिए गए हैं, और इधर भी मॉसफेट या ट्रांजिस्टर जो भी लगा हो उसको आपको निकाल देना है। तो सबसे पहला कनेक्शन हमारा जो ब्लैक वायर है इस मॉड्यूल की, तो ये जो ब्लैक वायर है इसको हमें जो हमारा मेन डीसी कैपेसिटर है, जो 400 450 वोल्ट का कैपेसिटर होता है इनपुट साइड में, उसकी ग्राउंड टर्मिनल पे लगाना है। तो उसका ग्राउंड टर्मिनल कौन सा है? ये वाला, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पर हमने अपना माइनस वाली वायर कनेक्ट कर दी, ब्लैक वाली। उसके बाद हमारी जो रेड वाली वायर है दोस्तों, ये रेड वाली वायर कहाँ लगेगी? ये जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के स्विचिंग वाले साइड पे। स्विचिंग वाली साइड कौन सी? ये वाली, जो कि ये मॉसफेट से आ रही है। तो यहाँ पर हम ये रेड वाली वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर अपनी रेड वायर कनेक्ट कर दी है। अब हमारे पास ये दो वायर बच गई जो कि सेकेंडरी साइड में कनेक्ट होंगी। तो इसमें जो ब्लू वाली वायर है वो हमारी नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होगी आउटपुट पे, और जो येलो है वो पॉजिटिव पे कनेक्ट होगी। तो ब्लू वाली वायर जो है इसको हम नेगेटिव पे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम यहाँ लगा देते हैं इसको। और ये जो येलो वाला बच गया हमारा पॉजिटिव का, इसको हम प्लस वाले टर्मिनल पे लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल भी कनेक्ट हो गया दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये मॉड्यूल को यहाँ कनेक्ट कर लिया है। दो वायर प्राइमरी सेक्शन में कनेक्ट होती हैं और दो वायर सेकेंडरी सेक्शन में कनेक्ट होती हैं। सेकेंडरी में क्यों कनेक्ट होती हैं? क्योंकि ये फीडबैक जो है सर्किट इसके अंदर इनबिल्ट है, वो सेकेंडरी से वोल्टेज लेके उससे फीडबैक तैयार करता है, और उस फीडबैक से स्विचिंग आईसी को पता चलता है कि सेकेंडरी साइड में कितने वोल्टेज आ गए हैं, कितने चाहिए उतने पूरे हो गए हैं। तो स्विचिंग को उस हिसाब से वो कंट्रोल करता रहता है। तो अब हम इसको मेन सप्लाई देके एक बार ऑन करके देखते हैं कि क्या ये मॉड्यूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों। सप्लाई मैं सीरीज लैंप के थ्रू ही दे रहा हूँ इसको, क्योंकि वही सेफ तरीका है दोस्तों। अगर कुछ भी आपके कनेक्शन करने में कोई मिस्टेक हो गई, कुछ हो गया, तो कम से कम आपका सर्किट खराब होने से बच जाता है उस केस में। इसलिए हमेशा सीरीज लैंप का ही उपयोग करें रिपेयर करते समय। सीरीज लैंप के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, तो यहाँ आप क्लिक करके सीरीज लैंप के बारे में भी जान सकते हैं। तो अब ये दोस्तों हमने कनेक्शन कर दिए हैं मेन लाइन के। तो अब हम इसमें पावर देते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्विचिंग करा रहा है कि नहीं करा रहा है, हमें आउटपुट आती है कि नहीं आती है इसमें। तो ये मैंने पावर ऑन कर दी, सीरीज लैंप एक बार ग्लो हुआ और बंद हो गया दोस्तों। तो अब मैं एक बार इसमें आउटपुट चेक करता हूँ। ये मल्टीमीटर हमारा आ गया, इसको वोल्टेज मोड पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वोल्टेज मोड पे आ गया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आउटपुट में कुछ वोल्टेज आए हैं कि नहीं आए। देखिए वोल्टेज आ गए हैं, लेकिन 4.6 वोल्ट आ रहे हैं इसमें। 4.6 वोल्ट की आउटपुट आ रही है, जबकि हमारी एसएमपीएस कितनी है दोस्तों? 12 वोल्ट की। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे अगर, तो इस मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर एक प्रीसेट दिया हुआ है। तो इस प्रीसेट को घुमा के हम आउटपुट की वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, और पहले मैं मल्टीमीटर की लीड्स को कनेक्ट कर लेता हूँ इसकी आउटपुट टर्मिनल पे। यहीं सोल्डर कर देता हूँ मल्टीमीटर के लिए।
ये हमारी एक हो गई नेगेटिव वाली वायर और ये वाली पॉजिटिव है, इसको यहाँ लगा देते हैं। तो ये मैंने दोनों जो मल्टीमीटर की लीड्स हैं दोनों, वो यहाँ ये तारें इसमें लगा के और वो तारें यहाँ सीधा बोर्ड पे सोल्डर कर दी हैं, ताकि हम जब प्रीसेट घुमाएं तो ये हमें यहाँ पर रीडिंग दिखती रहे कि वोल्टेज कितनी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसकी वोल्टेज को सेट करते हैं। मैं पावर फिर से ऑन करता हूँ। ये मैंने पावर ऑन कर दी तो आप देखिए 4.65 वोल्ट अब इस समय यह दिखा रहा है। अब हम इसका प्रीसेट को घुमाते हैं। देखिए वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए हैं और हमारी सप्लाई कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की। तो हम इसको 12 वोल्ट तक सेट कर लेते हैं। तो ये हमने लगभग 12 वोल्ट पे इसको सेट कर दिया है। तो आपने देखा दोस्तों कि ये मॉड्यूल लगाना कितना सिंपल है और ये अब 12 वोल्ट की हमें आउटपुट भी दे रहा है। मैं एक बार इस पे लोड भी कनेक्ट करके देख लेता हूँ कि क्या लोड पे भी सप्लाई स्टेबल रह रही है कि नहीं रह रही है। ये बल्ब अपना हम कनेक्ट कर लेते हैं इस पे। देखिए ये बल्ब मैंने कनेक्ट कर दिया, पावर आ रही है। इस तरफ से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों लोड हमारा कनेक्ट हो गया है, पर वोल्टेज हमारी अभी भी स्टेबल है। 12.06 वोल्ट मल्टीमीटर पे आ रहे हैं और बल्ब हमारा बिल्कुल सही ग्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी किसी भी पावर सप्लाई को, जिसमें कि आपका PWM सेक्शन पूरा डैमेज हो गया, जल गया हो, उसकी आईसी आपको नहीं मिल रही है, उसका इक्विवेलेंट भी आपको आईसी नहीं मिल पा रहा है बाज़ार में, कुछ भी समस्या है कि आप PWM सेक्शन को ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये वाला मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो दोस्तों। आपके आस पड़ोस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की दुकान होगी तो मुझे उम्मीद है कि शायद उनके पास आपको ये मॉड्यूल मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिल पाए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, ये मॉड्यूल मैं आपको भेज दूंगा। ये इसकी कीमत लगभग 100 रुपये है। तो जितने भी मॉड्यूल आपको चाहिए मैं आपको भेज दूंगा और इस मॉड्यूल से आप इतनी आसानी से आप अपनी SMPS को रिपेयर कर सकते हो। ये मैंने सिंपलेस्ट तरीका आपको बताया कि इस मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसको इंस्टॉल करने के और भी तरीके होते हैं दोस्तों, थोड़े से कॉम्प्लिकेट होते हैं वो मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो मॉड्यूल वाला वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, आपको काफ़ी चीज़ इसमें समझ में आई होगी कि कैसे एक डेड SMPS जिसमें कि PWM सेक्शन काम नहीं कर पा रहा या कंपोनेंट नहीं मिल रहे हैं, उसको भी आप इस मॉड्यूल की सहायता से ऑन कर सकते हैं दोस्तों। भले ही आपके SMPS में ऑक्सिलरी सप्लाई नहीं है, VCC वाइंडिंग नहीं है, तो भी आप ये मॉड्यूल लगा के काम कर सकते हैं। VCC वाइंडिंग इसके अंदर ही बनी हुई है। तो इस मॉड्यूल के बारे में या इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं अगली वीडियो में आपको फिर से मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।